हम आपको यह बताएंगे कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, तो फिर भारत में इतना सन्नाटा और इतनी खामोशी क्यों है। अब जो तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, ये तस्वीरें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फिनलैंड जैसे देशों से आई हैं, जहां आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने इस हिंसा को रोकने के लिए इसमें संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की। पूरी दुनिया में बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर कितनी चिंता जाहिर की जा रही है, यहां आप देख सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस भारत में दुनिया के 95% हिंदू रहते हैं, उस भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए अभी तक कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है और आपको कहीं भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि भारत में इसे लेकर कोई चिंता जताई जा रही हो। और इस धर्मनिरपेक्षता को आप इस बात से भी समझ पाएंगे कि आज असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुसलमान होते हुए भी भारत की संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो नेता हिंदू हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठाना तो दूर, इसकी बात तक नहीं करना चाहते। और ये बात शायद बांग्लादेश के हिंदू भी अब समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खुद एकजुट होना शुरू कर दिया है। वो समझ गए हैं कि और कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली, इसलिए ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने हिंसक घटनाओं के खिलाफ पहली बार एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें 50,000 से ज्यादा हिंदू शामिल हुए और पूरे बांग्लादेश में लाखों हिंदू अब कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं और ऐसी ताकतों का सामना करने के लिए अब वो खुद एकजुट होकर आगे आ रहे हैं। बांग्लादेश में जिन मंदिरों और हिंदू परिवारों के घरों को जलाया गया, वहां से आज आपको हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए और आपको तब ये पता चलेगा, ये भी सोचना चाहिए कि क्या इन हिंदुओं की जान की आखिर कोई कीमत नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या बांग्लादेश में हुए खून खराबे और तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि अगर उनकी सरकार अमेरिका को बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स द्वीप देने के लिए तैयार हो जाती तो बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं होता। असल में यह शेख हसीना का वही भाषण है। यही बात शेख हसीना वहां भागने से पहले, सत्ता छोड़ने से पहले लोगों को बताना चाहती थी और यही भाषण वो वहां टीवी पर देना चाहती थी और लोगों को संबोधित करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वही भाषण है। अब ये जो द्वीप है जिसके बारे में शेख हसीना ने यह मुद्दा उठाया है, ये वही द्वीप है जिसे बांग्लादेश में कोकोनट आइलैंड कहते हैं, जिसका बांग्ला भाषा में अर्थ होता है नारिकेल जिंजिरा। और यहां सिर्फ 7,000 लोगों की आबादी है इस छोटे से द्वीप में। क्षेत्रफल के मामले में यह द्वीप इतना छोटा है कि दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे के कुल क्षेत्रफल में ऐसे 7 द्वीप बन सकते हैं। हमारे दिल्ली के हवाई अड्डे में ऐसे 7 द्वीप बन जाएंगे। विभाजन से पहले यह द्वीप भारत के पास था, लेकिन बंटवारे के बाद भारत ने यह आइलैंड पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया था और तभी से अमेरिका इस आइलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अमेरिका की नजर इस आइलैंड पर थी। वर्ष 1955 से 2024 के बीच अमेरिका ने इस आइलैंड को लीज पर लेने के कई प्रयास किए कि आप हमें यह लीज पर दे दीजिए। और अब भी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उसका असली कारण इसी आइलैंड को माना जा रहा है, इसी द्वीप को माना जा रहा है। तो ऐसा इसमें क्या खास है? यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है जहां से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, म्यांमार और चीन की निगरानी बहुत आसानी से की जा सकती है। यानी इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी प्राइम लोकेशन है, बड़े मौके की लोकेशन है इसकी। और इसीलिए जिसके पास ये द्वीप होगा वो इन सारे देशों पर नजर रख सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका यहां अपनी नौसेना के लिए अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता था, जिसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं थी। पिछले साल जून 2023 में शेख हसीना ने अपने एक भाषण में कहा था कि जब तक बांग्लादेश में उनकी सरकार है तब तक सेंट मार्टिन्स
आइलैंड को अमेरिका को कभी नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का शासन आ गया तो इस द्वीप को उनकी पार्टी अमेरिका को बेच देगी। उस समय अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि वो बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करता है। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश में जितनी भी घटनाएं हुई उनसे यही लगता है कि शेख हसीना की सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का स्वार्थ हो भी सकता है। इसी साल 26 मई को शेख हसीना ने यह बयान दिया कि एक व्हाइट क्रिश्चियन कंट्री यानी एक व्हाइट क्रिश्चियन देश बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स द्वीप में अपना नेवल बेस बनाने की मांग कर रहा है, जिसके लिए उनकी सरकार कभी सहमत नहीं होगी। और संयोग की बात यह है कि शेख हसीना ने यह बयान 26 मई को दिया और इसके 10 दिन के बाद ढाका हाईकोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने का फैसला सुना दिया। और इसी फैसले के बाद बांग्लादेश में दंगे भड़के आरक्षण के खिलाफ। और इससे ऐसा लगता है कि शेख हसीना के बयान में और ढाका हाईकोर्ट के फैसले के बीच कुछ न कुछ कनेक्शन था। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अमेरिका के एक डिप्लोमेट जिनका नाम है डोनाल्ड लू, वो इसी साल शेख हसीना के 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 बार बांग्लादेश आए। और ये वही डिप्लोमेट हैं जिन पर इसी साल पाकिस्तान में हुए चुनाव के दौरान यह आरोप लगा कि वो इमरान खान को वहां की सरकार से बाहर रखना चाहते हैं। और यह आरोप खुद इमरान खान ने लगाए थे। इमरान खान ने कहा था कि उनकी सरकार भी अमेरिका ने ही गिराई है। और इत्तेफाक की बात यह है कि पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान के खिलाफ बयान देने वाले अमेरिका के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ही बांग्लादेश में भी चुनाव होने के बाद कई बार ढाका आए, जिससे अमेरिका की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। यानी एक ही डिप्लोमेट के जो है फुटप्रिंट्स आपको दिख रहे हैं पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। इमरान खान ने भी यही कहा कि मेरी सरकार को हटाने के पीछे, मुझे जेल भेजने के पीछे अमेरिका का हाथ है। आपको याद होगा इमरान खान ने यह आरोप लगाया था। इसके अलावा यहां बांग्लादेश ट्रिब्यून की एक और रिपोर्ट यह कहती है कि बांग्लादेश में अमेरिका के एम्बेसडर पीटर हास 25 जुलाई को ढाका छोड़कर अमेरिका लौट गए, जिससे सवाल खड़ा होता है कि जब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का आंदोलन समाप्त हो चुका था और 25 जुलाई को बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो चुकी थी, तब पीटर हास को ऐसा क्या पता चला कि वो हिंसक आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले चुपचाप बांग्लादेश छोड़कर चले गए। इससे भी बड़ी बात यह कि खालिदा जिया की पार्टी से पीटर हास के रिश्ते काफी अच्छे थे और इस बात का शेख हसीना की पार्टी के कई नेताओं ने विरोध किया था और पीटर हास को तब धमकी भी दी थी। और सोचिए, ये वही पीटर हास हैं जिन्हें शेख हसीना की पार्टी अपना दुश्मन मानती थी और खालिदा जिया की पार्टी उनका समर्थन करती थी। और वो 5 अगस्त के तख्तापलट से 11 दिन पहले चुपचाप बांग्लादेश छोड़कर चले गए, जिससे बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगता है। और अब ये बात शेख हसीना खुलेआम कह रही हैं, अगर उनकी ये चिट्ठी जो लीक हुई है अगर ये सही है तो। अब बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन और तख्तापलट का असर पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है और इमरान खान की पार्टी की उम्मीद ये जगी है कि वो भी विरोध प्रदर्शन के सहारे शायद बांग्लादेश जैसा कुछ पाकिस्तान में कर सकते हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की छात्र इकाई ने पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और इनका कहना है कि पाकिस्तान में संविधान की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही उनकी मांग है कि देश में छात्र संघों की पूरी बहाली होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पहले से ही सतर्क हो गई है और उसने कहा है कि जो भी कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि अगर कोई छात्र हिंसक आंदोलन में शामिल होता है तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और उसके शहर छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और वहां की सरकार ने सभी प्रांतों की सरकारों को ऐसी कार्रवाई करने के लिए आदेश अभी से जारी कर दिए। उस उलटफेर के बारे में बताते हैं जो ओलंपिक खेलों में नहीं बल्कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हुआ है। यूक्रेन की सेना करीब 30 किलोमीटर तक रशिया की सीमा में प्रवेश कर गई है और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया है और इस क्षेत्र का नाम है कुर्स्क। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक टैंक और तोप के साथ रशिया में प्रवेश कर गए हैं और जबरदस्त फायरिंग और ड्रोन से हमले उन्होंने किए हैं।
और यह दावा इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया है, जो दुनिया में वॉर्स की यानी युद्ध की स्टडी करने वाली एक संस्था है। यूक्रेन की यह कार्रवाई रशिया के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि रशिया एक हफ्ते में युद्ध जीतने का दावा कर रहा था। आप याद कीजिए, आज से 2.5 वर्ष पहले रशिया ने यही कहा था कि हम एक हफ्ते में यूक्रेन को कुचल देंगे, लेकिन अब इस युद्ध को 2.5 वर्ष पूरे होने वाले हैं और युद्ध जीतना तो दूर, उल्टा यूक्रेन की सेना अब रशिया की जमीन पर कब्जा कर रही है। यूक्रेन की सेना ने रशिया के कई हिस्सों पर अपना झंडा फहरा दिया है। पिछले 2.5 वर्षों में यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए जो 18,64,000 करोड़ रुपया मिला, उनमें से 7 लाख करोड़ रुपए अकेले अमेरिका ने दिए। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि अगर आज अमेरिका यूक्रेन को मदद देना बंद कर दे तो यूक्रेन इस युद्ध में रशिया की सेना का सामना कर नहीं पाएगा। इसलिए बड़ी बात यह है कि यूक्रेन प्रवेश तो कर गया रशिया की सीमा में, आज यूक्रेन के पास थोड़ी ताकत तो आ गई है, लेकिन कितने दिन तक ये ताकत रहेगी, यूक्रेन की सेना आखिर कितने दिनों तक लड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह यूक्रेन पर लगा हुआ है। और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। उस प्रश्न चिन्ह का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगर अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में, जो कि नवंबर के महीने में होने वाले हैं, बस अब से 2-2.5 महीने की बात है, अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए और वो राष्ट्रपति बन गए, तो फिर यूक्रेन की जो ताकत है ये लगभग समाप्त हो जाएगी। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जिस यूक्रेन में 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, उस यूक्रेन ने इस बार ओलंपिक खेलों में 12 मेडल जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड मेडल हैं, जबकि भारत ने ओलंपिक खेलों में सिर्फ 6 मेडल जीते हैं, जिनमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। तो यूक्रेन ऐसा देश जो युद्ध में लगभग इतना संघर्ष कर रहा है 2.5 साल से, तो भी वहां के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड मेडल इस बार ओलंपिक्स में जीत लिए। नाइट शिफ्ट लगी एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की, और ये नाइट शिफ्ट जो है, अब मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे इस नाइट शिफ्ट ने कोलकाता की एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की जान ले ली। कहने को तो ये महिला डॉक्टर अपने घर से यही कहकर निकली कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रही है और आज नाइट शिफ्ट है, लेकिन नाइट शिफ्ट के दौरान जो कुछ हुआ वो आज आपको हैरान कर देगा। नाइट शिफ्ट के दौरान एक दरिंदा इस अस्पताल में आया। उसने पहले 31 साल की इस महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर बुरी तरह से उसका बलात्कार किया, और आज कोलकाता और पूरे भारत में डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हमारे देश के डॉक्टर्स अपने लिए ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया के लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज हमारे देश के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी जान कौन बचाएगा। ये प्रदर्शन जो हो रहे हैं, आप खुद सोचिए, एक परिवार अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, लेकिन जब वो बेटी एक अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही होती है, पढ़ाई कर रही होती है, काम कर रही होती है, तो उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और ये सब भी उस देश में हो रहा है जहां 1108 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। हमारे देश में तो वैसे ही डॉक्टरों की संख्या इतनी कम है, हमें और ज्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं अभी, वो किन हालात में, कितने मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दुखद बात है। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में कोई भी डॉक्टर देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में काम करता हो, उसे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, इज्जत तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन पूरी सुरक्षा भी मिलनी चाहिए।